हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चलेगी। बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है क्लास 11 फिजिक्स चैप्टर 1 में गति के तीनों समीकरण हम व्युत्पत्ति करेंगे। किस विधि से? कैलकुलस विधि से। कैलकुलस विधि का मतलब है समाकलन विधि से बच्चों, क्योंकि क्वेश्चन किसी भी प्रकार से पूछा जा सकता है। ग्राफी विधि से पूछा जा सकता है, या गति का समीकरण आपको मैंने कराया, ग्राफी विधि से भी करा दिया, और यही गति का समीकरण हम आज कैलकुलस विधि से करेंगे, समाकलन विधि से करेंगे। लेकिन बच्चों, आप लोगों को कुछ चीजें मैं आपको फार्मूला बताऊंगा जिसे आप लोग नोट कर लेना, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं गति का समीकरण, मतलब कोई वस्तु तो गति कर रहा होगा, ठीक है ना। सबसे पहली बात तो यही है कि यदि गति का समीकरण मतलब कोई वस्तु गति कर रहा होगा, तो हम मान के चलते हैं कि एक हमारे पास वस्तु है जो कि एक समान त्वरण से गति कर रहा है। टी समय पश्चात उसका वेग कितना हो जाता है? v हो जाता है। प्रारंभिक वेग कुछ और होता है ना। प्रारंभिक वेग जैसे मैं मान के चलता हूं t बराबर जब 0 समय है तो उसका वेग v0 हम मान के चलते हैं, और t समय पश्चात उसका वेग कितना हो जाता है? v हो जाता है। तब बच्चों, वस्तु का त्वरण कितना होता है? पहला पॉइंट आप बताओ, वस्तु का त्वरण क्या होता है? वेग बटा समय, सही है। वस्तु का त्वरण, वस्तु का त्वरण, वस्तु का त्वरण, त्वरण क्या कहता है? त्वरण कहता है वेग में परिवर्तन बटे समय अंतराल, यानी अल्प समय में वेग में अल्प परिवर्तन, यानी dv अपान dt। ये वेग में परिवर्तन है ना, dv अपान dt। पक्षांतर करेंगे बच्चों तो ये आपका dv बराबर, ये इधर जाएगा तो गुणा हो जाएगा, तो या करके आप इसको लिख सकते हैं dv बराबर कितना हो जाएगा? a इंटू dt हो जाएगा, ठीक है। a इंटू dt हो जाएगा। अब कंडीशन जैसा कि मैंने आपको बताया कि t समय पर t समय जो आपका है उस पर वेग कितना भी है, लेकिन जब टाइम 0 हो, कि माना समय हम मान के चलते हैं, माना समय t बराबर 0 पर वस्तु का वेग, किसका वेग? वस्तु का वेग कितना होगा बच्चों? वेग v0 है, ठीक है। t बराबर 0 पर वस्तु का वेग कितना भी है, लिमिट बता रहे हैं ना। टाइम कितना है? 0, तो आपका वेग v है। तथा t समय पर वस्तु का वेग कितना मान के चलते हैं? v है। मतलब जब टाइम t 0 है, टाइम t का मान 0 है तो वेग भी 0 है, और t समय पश्चात वस्तु का वेग कितना है? v है। तो यहां पर आप लोगों को तो पता है कि हम समाकलन विधि पढ़ रहे हैं, तो समीकरण 1 में क्या कर देंगे? समाकलन कर देंगे। तो समीकरण 1 में समाकलन करने पर, समाकलन करेंगे बच्चों, कंडीशन यहां पर देके रखा है कि जब हम टाइम की बात करें 0 से t समय और वेग v0 से v समय तक, वेग भी भाई लिमिट तो चेंज करना ही पड़ेगा ना, लिमिट देके रखा है। जैसे यहां पर हम समाकलन का चिन्ह लगाएंगे, समाकलन का चिन्ह है ये आपका dv हो गया, लेकिन लिमिट देके रखा है कहां से? v0 से v तक। इधर भी हम समाकलन लगाएंगे, a dt, t के सापेक्ष समाकलन होगा। t का मान यहां पर 0 रहा और 0 से t समय तक। यदि a बाहर ले लेंगे बच्चों तो बचेगा 1, t बराबर 0 से t समय तक, ध्यान रखिए होगा आप लोग, ठीक है। अब यहां पे समाकलन की बात आ जाती है कि समाकलन क्या होता है। जैसे यहां पर 1 होगा, 1 के रिस्पेक्ट में एक का समाकलन b के रिस्पेक्ट में b होगा बच्चों, ठीक है। 1 का जैसे x के रिस्पेक्ट में x होता है, वैसे ही यहां पर 1 का समाकलन d भी आपका है तो b के रिस्पेक्ट में b हो जाएगा। a है तो a रहने दो। ऐसे ही यहां पर 1 का समाकलन t के रिस्पेक्ट में t हो जाएगा। ध्यान रखना है कहां से कहां? v0 से v तक, और टाइम यहां 0 से t तक, t बराबर 0 है। अब देखो, कुछ भी नहीं, पहले अपर लिमिट रखा जाता है, ऊपर वाले लिमिट को रखा जाता है, फिर लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। यहां पर भी बच्चों अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी इसका हो जाएगा 80। पक्षांतर यदि कर दें v0 को इधर तो v बराबर कितना हो जाएगा? v0 प्लस 80। यही आपका गति का प्रथम समीकरण है कैलकुलस विधि से। कितना सिंपल है, समाकलन करना आना चाहिए, पहली पॉइंट, ठीक है। समाकलन, जैसा कि यहां पर मैंने आपको कहा भाई, 1 का समाकलन x के रिस्पेक्ट में आपका x हो जाता, 1 का समाकलन y के रिस्पेक्ट में y हो जाता,
एक का समाकलन t के रिस्पेक्ट में t हो जाता, एक का समाकलन v के रिस्पेक्ट में v हुआ है। ठीक है, ये लिमिट है कहां से कहां तक, वेग हमारा v0 से v तक, टाइम t 0 रहा होगा, t का मान 0 रहा होगा तो वेग v0 और t समय पश्चात उसका वेग v हो जाता है। इसलिए यहां पर हम लिमिट बच्चों t के रिस्पेक्ट में, इसलिए यहां पे t का लिमिट लगाएं, यहां v के रिस्पेक्ट में समाकलन इसलिए v का लिमिट लगाएं, इसलिए कंफ्यूज मत होना। और पहला समीकरण यहां पे क्लियर कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, आप लोग लिख लो, फिर हम बात करेंगे द्वितीय समीकरण की। ठीक है बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लिए, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब हम बात करते हैं दूसरे समीकरण की। दूसरे समीकरण में आपको विस्थापन बराबर निकालना पड़ता है। s बराबर होता है v0t प्लस हाफ at का स्क्वायर। अब यहां पर माना तो लिखेंगे कि माना कोई वस्तु मान लीजिए किसी अक्ष में गति कर रहा है, x अक्ष में ही हम गति करना मानते हैं कि x अक्ष में गति कर रहा है, तो उसका कुछ ना कुछ विस्थापन होगा, उसका कुछ ना कुछ स्थित होगा बच्चों। तो वो स्थित हमको थोड़ा यहां पे लिखना पड़ेगा। तो यहां पर आपको लिखना बच्चों कि माना कोई वस्तु एक समान त्वरण a से x अक्ष के धनात्मक दिशा में गतिमान है, t समय पश्चात उसका स्थित x है, मतलब x अक्ष पे यदि गति कर रहा है तो उसका कुछ ना कुछ तो कंडीशन भी होगा। जैसे यहां पर थोड़ा सा मैं आपको समझा दूं कि भाई उसका एक डायरेक्शन है, मान लीजिए x अक्ष पे गति कर रहा है, t बराबर 0 है, लेकिन जैसे ही t समय पर उसकी स्थित x अक्ष में कितना धनात्मक, इधर ऋणात्मक होगा, इधर बाई अक्ष होगा। तो यहाँ पर इसकी स्थित मतलब यहाँ से यहाँ तक विस्थापन x है। अब यदि इसमें स्थित में परिवर्तन की बात करूं तो dx अपान dt लिखोगे समय के साथ, सही है कि नहीं। तो वेग बराबर होता है दूरी बटा समय। भाई बोल के रखा है ना, बोल के रखा है कि भाई स्थित में परिवर्तन हुआ यानी t बराबर 0 रहा होगा और t समय पश्चात उसका जो स्थित है x हो गया और वेग v है, तब वेग बराबर कितना हो जाएगा, तब यहां पर लिखा है तब वेग बराबर क्या होता है, दूरी मतलब dx बटा dt, अल्प समय के लिए अल्प दूरी तय कर रहा है। ठीक है, यदि इसको पक्षांतर कर दिया जाए बच्चों तो आपका dx बराबर निकल कर आ जाएगा v इंटू dt हो जाएगा। अब चूंकि v बराबर तो सबको पता है, पहला समीकरण आपने देख ही लिया, तो dx बराबर हो जाएगा v के जगह आप लिख सकते हो v0 प्लस at। ठीक है, और यहां पर आपका dt है तो dt, चूंकि आपको यहां पर बता देना है कि v बराबर कितना होता है v0 प्लस at, तो परेशान नहीं होना पड़ेगा, कारण बता दिया हमने ना। ठीक है, और इसको आप बच्चों यदि मल्टीप्लाई करोगे तो dx बराबर हो जाएगा v0 dt प्लस का at dt। ठीक है, dt दोनों में गुणा कर दिए और इसको हमने एक समीकरण दे दिया, मान के चलता हूं एक समीकरण हमारे पास है, समीकरण 1। दूसरे गति के लिए हम बात कर रहे हैं ना, इसलिए हम समीकरण 1 दे दिए, इसमें भी एक समीकरण दिए थे। अब वही कंडीशन है बच्चों, टाइम के साथ हम इसका विस्थापन करेंगे। भाई विस्थापन तो हो रहा है ना कि भाई स्टार्टिंग में उसका कुछ विस्थापन 0 रहा होगा। जैसे हम बात करते हैं माना t बराबर 0 है, जब t बराबर 0 पर वस्तु की स्थिति कितनी रही होगी, वहां पर वेग की बात कर रहे थे क्योंकि वहां पर वेग की जरूरत है, त्वरण से लेकर चल रहे थे। वस्तु की स्थिति कितनी बच्चों, x0 है, तथा t समय पर वस्तु की स्थिति थोड़ा सा मान लें x है। ठीक है, मतलब परिवर्तन हो गया। ठीक, तो हम यहां पर समीकरण 2 पर समाकलन करेंगे। तो समाकलन करने पर किसकी, समीकरण 1 की। समीकरण 1 का मतलब ये था जो हमारा आया था यहां पर, देखिए थोड़ा सा dx, ठीक है, v0 dt समाकलन करेंगे बच्चों। देखिएगा हम समाकलन कर रहे हैं, एक साइड हमारा dx है और इधर है v0 dt है और प्लस at dt है। ठीक है, अब देखो यहां पर x के सापेक्ष में समाकलन हो रहा है, तो स्टार्टिंग में स्थिति कितनी है x0 और फिर x तक, और यहां t के सापेक्ष समाकलन हो रहा है, सही है। तो 0 से t समय तक जरूरी है समझाना, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी ना आप लोगों को। अब देखो बच्चों, एक है x के सापेक्ष में x ही समाकलन होता है, लिमिट निम्न सीमा और उच्च सीमा है। यहां पर v0 को आप बाहर ले लो तो 0 से t समय हो जाएगा, बचेगा 1 और यहां पर dt हो जाएगा। यहां पर बच्चों आप क्या करो, a को बाहर ले लो, बचेगा t, और t का समाकलन हम आपको बताएंगे क्या होता है। फिलहाल अभी तो यहां पर आप अपर लिमिट रखो और फिर लोअर लिमिट रखो, मतलब उच्च सीमा और निम्न सीमा। भाई अंतिम में से प्रारंभिक को घटाएंगे तो विस्थापन बताता है, सही है कि नहीं। ये आपका वस्तु का विस्थापन है, v0 रहने दो बच्चों,
एक का जो समाकलन है वो टी हो जाएगा टी के रिस्पेक्ट में। अपर लिमिट लोअर लिमिट लगा दो। अब यहां पर बच्चों पावर में एक है ना, तो जब समाकलन होता है तो पावर में भी एक जुड़ेगा तो एक एक 2/2। ठीक है, इसका भी मैं आपको सूत्र बता दूंगा, परेशान मत होना। चूंकि अब मैं आपसे कह दूं x के पावर n का आपका समाकलन क्या होता है, तो n+1, ऊपर भी एक जुड़ता है नीचे भी एक जुड़ता है, तो घात में एक है तो 1 धन 1 2 हो जाएगा, नीचे भी 2 हो जाएगा। यहां तक तो चीजें क्लियर है। x माइनस x 0 रहने दो बच्चों। यहां पर भी अपर लिमिट रखो और लोअर लिमिट रख दो। ठीक है, यहां पर भी अपर लिमिट रखो, t² - 2 और 0² - 2। ठीक है, अपर लोअर रख दो और ये आपका विस्थापन है, चूंकि x माइनस x 0 बराबर s, ये वस्तु का विस्थापन है, वस्तु का विस्थापन है, मतलब अंतिम दूरी माइनस प्रारंभिक दूरी, वही तो वस्तु का विस्थापन होता है। यहां पर आपका s आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा v0t, और ये आपका खत्म कहानी। तो यहां का आपको बच्चों 1/2 आएगा और आपका at², यही गति का द्वितीय समीकरण है। तो गति का द्वितीय समीकरण देख सकते हैं बच्चों, यही गति का द्वितीय समीकरण है, यही गति का द्वितीय समीकरण है। तो दूसरा समीकरण भी कैलकुलस विधि से कंप्लीट हो गया, समाकलन विधि से कंप्लीट हो गया। अब हम पहुंचेंगे तीसरे समीकरण की। तीसरे समीकरण में क्या होता बच्चों, यहां पर आप बताओ तीसरा समीकरण क्या है। तो तीसरा समीकरण है हमारा v² बराबर v0² प्लस 2as की व्युत्पत्ति। बहुत ही साधारण है, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर से थोड़ा सा माना लिख लीजिए आप लोग कि माना कोई वस्तु एक समान त्वरण a से गतिमान है, समय t पर उसका वेग v है और स्थिति x है। तब बच्चों मैं आपसे कह दूं त्वरण बराबर बताओ, तब त्वरण बराबर आप बताओ, त्वरण बराबर क्या होता है, वेग में परिवर्तन बटे समय अंतराल। अब हमको वेग को स्थिति में बदलना है बच्चों, वेग को स्थिति में बदलना है। इसको हम कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, जैसे हमारे पास dv है ना, तो dv को हम कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं कि यहां पर dx है तो dv अपान, यदि मैं कह दूं बच्चों यहां पर x को इधर ले जाऊं, थोड़ा सा यहां पर आपका गलत है ना, त्वरण बराबर क्या होता है, वेग बटा समय। हाँ वही तो मैं सोच रहा था, गलत कहां से आ रहा है। ठीक है, अब बढ़िया अरेंज हो जाएगा, dv अपान dx कर दूं। ठीक है, और जैसे यहाँ पे dx जबरदस्ती लिखा तो ये dx बटा dt हो जाएगा। थोड़ा सा आसान हो जाएगा इसका समझाना। क्यों? क्योंकि बच्चों dx अपान dt समय के साथ जो स्थिति की परिवर्तन है वो आपका वेग कहलाता है, ये सबको पता है। ठीक है, समय के साथ स्थिति परिवर्तन आपका वेग कहलाता है, मतलब आपका dv अपान dx रहेगा ही, और ये आपका हो जाएगा बच्चों वेग हो जाएगा। सही है कि नहीं, ये वेग हो जाएगा। अब यदि इसको मैं परिवर्तन कर दूं, इसको परिवर्तन कर दूं तो आपका आ जाएगा a dx और यहां पर v dv हो जाएगा और एक समीकरण हो जाएगा। ठीक है, समीकरण आ गया। यहां से हमको थोड़ा सा सॉल्व करना आसान हो जाएगा। सॉल्व करना क्यों आसान हो जाएगा, अब जैसे मैंने कहा कि माना हमारे पास माना t बराबर 0 समय, ठीक है, पर वस्तु का वेग बताओ कितना है। वस्तु की स्थिति आपकी बच्चों स्टार्टिंग में x0 तथा वेग स्टार्टिंग में कितना वेग होगा v0, वह t समय पर वस्तु की स्थिति कितनी हो जाएगी बच्चों आपकी x, वह वेग v हो जाएगी। ठीक है, मतलब स्टार्टिंग में उसका स्थिति कुछ और रहा होगा और कुछ समय पश्चात उसकी स्थिति कुछ और रही होगी। ठीक है, अब हम समाकलन कर देंगे। क्या करेंगे बच्चों, इसी हमारा समीकरण 1 है ना, तो समीकरण 1 में समाकलन करने पर देखो भाई कंडीशन है, कंडीशन लगाना पड़ेगा। जैसे हम इधर भी समाकलन करेंगे a dx हो जाएगा, इधर भी समाकलन करके v dv हो जाएगा। ठीक है, v dv हो गया। चलो चलने दो बच्चों, यहां पर आपका x है ना, तो प्रारंभिक में x0 से x तक, और यहां पर v का है तो v0 से v तक। अब देखो a इसे बाहर ले लो तो आपका बचेगा x0 से x, एक बचेगा बच्चों, और यहां पर v का समाकलन क्या हो जाएगा, v का समाकलन आप बताओ, तो v² बटा 2 हो जाएगा। यहां पर कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि घात में 1 है। अभी मैं बताऊंगा v0 से v तक। ऐसा क्यों होता है, चूंकि मैं आपको
ऐसा कर दूं, एक कर दूं यहां पर x और x की पावर n और dx, इसका समाकलन होता बच्चों x की पावर n+1 अपान n+1। मतलब जितना भी घात है उसके घात में एक जुड़ेगा और नीचे हर में भी एक जुड़ेगा। ठीक है, यहां तक क्लियर है, यहां तक समझ में आ गया। एक का समाकलन बताओ, तो एक का समाकलन x के रिस्पेक्ट में x हो जाएगा। ठीक है, इधर अपर लिमिट रखो बच्चों और माइनस करके लोअर लिमिट यानी निम्न सीमा। पहले उच्च सीमा रखा जाता है, फिर बीच में माइनस, फिर निम्न सीमा रखा जाता है। ठीक, यहां पर आप देखो पहले उच्च सीमा x है, निम्न सीमा x 0 है। यहां पर दोनों में से दो कॉमन ले लो तो आपको बचेगा v² माइनस v0²। ये क्या है बच्चों बताओ, x माइनस x0 क्या है? विस्थापन है। क्या है? विस्थापन, वस्तु की स्थिति में परिवर्तन विस्थापन कहलाता है। तो आपका as हो जाएगा 1/2 v² माइनस v0²। अब इधर पक्षांतर हो जाएगा बच्चों, तो 2as बराबर v² माइनस v0²। ये पक्षांतर हो जाएगा तो बचेगा v² बराबर v0² प्लस 2as। और हाँ बच्चों, यही गति का तीसरा समीकरण है कैलकुलस विधि से। गति का तीसरा समीकरण है कैलकुलस विधि से। तो उम्मीद करता हूं गति का तीसरा समीकरण भी सीख गए होंगे। मैं जैसे जैसे आपको समझाते चलता हूं, प्लीज स्क्रीनशॉट ले लिया करो ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो सके और आपकी तैयारी विधिवत हो सके। ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आता लाइक करके शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।